So good morning students. So today we will start our chapter number 7. So up to now we have completed chapter 6. Up to chapter 3rd we have completed with numerical. 4th chapter, 5th chapter and 6th chapter left. Their numerical will left. So their numerical we will discuss later on during the revision. कि जब हम रिवीजन करेंगे, जब भी हम मिलेंगे फ्यूचर में स्कूल में, तब जब हम रिवीजन करेंगे उस टाइम हम चैप्टर 6, 5th और चैप्टर 4th के न्यूमेरिकल पोर्शन को और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी ने जो भी वीडियो देखेगा तो वीडियो में बेटा आपने अपना नाम कमेंट करना है, क्योंकि कुछ बच्चे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ नोटबुक चेक की थी, उनसे हमें पता लगा कि बीच में वो छोड़ देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हर एक बच्चा जो है उसने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? So today we will start our chapter number 7. The chapter name is alternate current. Clear? Chapter का नाम है alternate current, AC. What is alternate current? The time varying current is known as alternate current. So what is time varying? Whose magnitude and polarity changes with time is called alternate current. कि कोई भी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होता है उसको हम अल्टरनेट करंट कहते हैं। पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेट करंट। सो दिस इज आई एंड दिस इज टी। तो इस पूरे टाइम टी के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। तो यहाँ पे जो करंट था दैट इज मैक्सिमम था पॉजिटिवली, और यहाँ पे करंट आपका क्या था? मैक्सिमम था नेगेटिवली। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ alternate current. Now we will discuss the representation of a alternate current sinusoidally. कि alternate current को हम sinusoidally कैसे represent करेंगे? If we say that कि I is a current which is equal to I naught sin omega t. Clear? So this I naught is the peak value of alternate current. Peak value means this value is I naught. And this is of negative of I naught, peak value of alternate current. This omega is the angular we can say that velocity of that alternating current. This omega is 2 pi by t. ये omega आपका है 2 pi by t and omega can be written as 2 pi nu. Nu is the frequency of alternate current. So this is a representation of alternate current. Sinusoidally. Similarly, alternate voltage sinusoidally represented by V is equal to V naught sin omega t. Clear? And this V naught is the again peak value of voltage. जो V naught है ये आपकी peak value है voltage की, और it is sin omega t. Similarly सारा कुछ आपका वही रहेगा। ये उसके बाद ये V आ गया, ये I आ गया, हमने देखा। क्लियर? अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? अब तक हमने जितने भी सर्किट देखे थे तो उसके अंदर जो हम करंट अप्लाई करते थे वो डीसी था। मीन्स जो चैप्टर 3rd में हमने बात की थी वो डायरेक्ट करंट की बात की थी। क्लियर? अब जो एसी करंट जब भी हम किसी एसी सोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सोर्स। ये कोई भी क्या है? एसी सोर्स की रिप्रेजेंटेशन थी। चैप्टर 3rd तक हमने डीसी सोर्स के बारे में बात की थी। अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है ट्रांसेंट करंट। क्लियर? आपका छोटा टॉपिक है दैट इज ट्रांसेंट करंट। अब ट्रांसेंट करंट क्या है? दिस इज ट्रांसेंट करंट। अब ट्रांसेंट करंट क्या है? कोई भी ऑसिलेटिंग करंट विच टेक अ फाइनाइट टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू. Similarly, take finite time to reach maximum value to the minimum value. कि कोई भी करंट ऑसिलेटिंग करंट जो मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम आने में कुछ फाइनाइट टाइम लेता है उसको हम ट्रांसेंट करंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसेंट करंट। मीन्स एनी करंट ऑसिलेटिंग करंट विच टेक फाइनाइट टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू, और मीन्स इंक्रीजिंग और डिके, कि इंक्रीज होने में और डिके होने में जो एक फाइनाइट टाइम लेगा उसको हम ट्रांसेंट करंट कहते हैं।
ये अपनी इसकी इंट्रोडक्शन थी। जो टॉपिक फर्स्ट आपका शुरू हो, अभी यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ एसी करंट। ये हमने क्लास 10th में पढ़ लिए थे। तो जो आपका एसी के एडवांटेज हैं वो आप खुद रीड करोगे। बुक दिनेश की बुक में काफ़ी टॉपिक दे रखे हैं बेटा ग्रोथ डीके करंट की, वो आपके सिलेबस में नहीं है। द फर्स्ट टॉपिक इज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, दैट इज योर फर्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट क्या है। अब जो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट है, द मीन वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। मीन्स मीन वैल्यू है जो अल्टरनेट करंट की, द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच सेंड्स सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट in a certain time which is sent by AC current through the same circuit in T/2। मीन जो मीन वैल्यू है स्टेडी करंट की वो वैल्यू है, क्लियर, मीन वैल्यू स्टेडी करंट की वो वैल्यू है जिसकी हेल्प से जितने चार्ज स्टेडी करंट सेंड करेगा किसी भी सर्किट में किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो आपका जो अल्टरनेट करंट है उतने ही चार्ज सेंड करेगा, लेकिन टाइम कितना होगा, T/2 होगा। सो यहां से हमने समझना है कि स्टेडी करंट ने जितने चार्ज किसी भी सर्किट में सेंड किए हैं उतने ही चार्ज आपका अल्टरनेट करंट सेंड करेगा, बट जो टाइम होगा वो आपका होगा हाफ। मीन्स द मीन वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच सेंड द सेम amount of charges through a circuit in a certain interval of time which is sent by AC through the same circuit in a half interval of time। मीन्स अब हमने यहाँ से क्या करना है, चार्ज निकालने हैं, क्लियर। तो उन दो बार चार्ज निकाल लेंगे, एक स्टेडी करंट के लिए निकाल लेंगे, एक अल्टरनेट के लिए निकाल लेंगे। दोनों को हमने कंपेयर करना है। जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो वहां से आपकी मीन वैल्यू और या मीन के साथ इसको एवरेज भी कहते हैं वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। फर्स्ट वी से दैट लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो जो आई है उसकी जो वैल्यू होगी अल्टरनेटिवली वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो ये आपका गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, विच करंट, अल्टरनेट करंट। तो हमने ये करंट सर्किट को दिया है। अब यहां से हम कहते हैं कि द चार्ज सेंट बाय द अल्टरनेट करंट आई इन टाइम dt, कि चार्ज सेंट बाय अल्टरनेट करंट आई इन टाइम dt, क्लियर, कि अल्टरनेट करंट आई ने किसी पर्टिकुलर सर्किट में टाइम dt में कितने चार्ज सेंड किए। तो वी नो दैट I is equal to dq by dt, then dq is equal to I into में dt। तो this dq comes out to be I into में dt and the I value is equal to I naught sin omega t into में dt। तो ये हमारा आ गया क्यों। हमें चार्ज निकालने टोटल कितने इंटरवल के लिए, 0 से लेके T/2, क्योंकि ये हाफ है। तो अगर मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी 0 से T/2। कि हमने देखना है कि अल्टरनेट करंट उतने ही चार्ज सेंड करता है जितना कोई करंट सेंड करेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, तो ये तो आपका क्यू बन जाएगा। अब वहां पे आपका आई नोट तो कॉन्स्टेंट है, क्लियर। अब यहाँ पे बचा आपका 0 से लेके T/2 और यहाँ पे आपका आ गया साइन ओमेगा टी इंटू डी। अभी साइन ओमेगा टी की हमने इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेके टी तक। अब जो साइन ओमेगा की आपकी इंटीग्रेशन होगी जब उसको हम करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस कोस ओमेगा टी। मींस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगी आपकी, ये डबल फंक्शन आपका है तो इसकी बनेगी माइनस कोस ओमेगा टी, फिर इस ओमेगा टी का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्यों आपका चलता ही रहेगा, ये आपका आई नोट है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी कोस ओमेगा टी। मीन्स इसकी इंटीग्रेशन आपकी इस पूरे की है माइनस कोस ओमेगा टी, फिर इस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, तो दिस डिवाइड बाय ओमेगा और इंटरवल आपका होगा 0 to T/2, क्लियर। इसके बाद जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो क्लियर। अब इसके बाद हमने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आपका क्यू ही होगा।
तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये माइनस के आई नॉट डिवाइड बाय जो आपका ओमेगा है ये मैंने बाहर ले लिया, क्लियर, और अंदर आपका आ गया कोस ओमेगा टी, 0 से लेके t/2। अब हम एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है, क्लियर। तो जब हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे आई नॉट बाई ओमेगा एस टी आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस। तो जब यहाँ पे लिखेंगे कोस ओमेगा इन प्लेस ऑफ टी, हियर कम्स आउट टू बी t/2, क्लियर, माइनस कोस 0, क्लियर। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इन प्लेस ऑफ ओमेगा, अभी पीछे लिखे थे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, क्लियर। तो जब ओमेगा की हम जगह 2π/t पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2π/t, तो ये कैपिटल टी से आपका कैपिटल टी कैंसिल हो गया। सो नाउ दिस 2 कैंसिल विद 2, सो हियर कम्स आउट टू माइनस आई नॉट ओमेगा, हियर कम्स आउट टू बी कोस पाई minus cos 0, clear. So now we will put the value of cos pi means cos 180 and cos 0, and cos pi is of minus 1 minus cos 0 is 1, so minus minus plus, so here comes out to be minus 2, so this minus cancel with this, here comes out to be 2 I naught divided by omega, so this comes out to be क्यू वैल्यू, ये आपके चार्ज की वैल्यू आ गई। तो एक चार्ज हमने यहां से निकाला है, एक चार्ज हम निकालेंगे कि अगर आई एवरेज करंट की सर्किट में जाता है किसी हाफ साइकिल के लिए, तो जो चार्ज क्या होंगे, मीन्स एक हमने निकाला जो हमारी अल्टरनेट करंट की वैल्यू थी, वहां से हमने चार्जेस निकाले, एक हम चार्जेस की वैल्यू निकालेंगे कि इफ आई एवरेज, और आई मीन इज द करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट इन अ इंटरवल ऑफ t/2, अगर किसी सर्किट में आई एवरेज करंट फ्लो करता है किसी भी टाइम t/2 के लिए, तो चार्ज आपका होगा दैट यू कैन बी रिटन एज आई एवरेज इनटू में t/2। सो ये भी एक चार्ज है जो हमने सीधा निकाला है, अगर आई एवरेज करंट फ्लो करता है, टाइम कितना है, हाफ है, तो आई एवरेज इनटू t/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। और एक हमने चार्ज वैल्यू निकाली है ये, इन दोनों चार्ज की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, हियर कम्स आउट टू बी 2 I naught divided by omega is equal to I average into में t/2। अब हमने करना क्या है, we will put this value of omega, जो अपना ओमेगा था वो किसके इक्वल था, that is 2π/t, क्लियर, दिस 2π/t, और ये t कहां चला गया, ऊपर चला गया, इस 2 के साथ 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल, फिर इस t के साथ आपका ये t कैंसिल हो गया, क्लियर। तो हमने निकाला आई एवरेज, तो जो आई एवरेज आपका होगा दैट कैन बी, ये 2 यहां पे आ जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 2I नॉट डिवाइडेड बाय पाई, सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, दिस कम्स आउट टू बी 2I नॉट डिवाइडेड बाय पाई। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, द आई एवरेज कैन बी रिटन एज, अगर हम इस आई एवरेज की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे 2 इंटू में आई नोट डिवाइड बाय पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14। इस सारे को अगर हम सोल्व कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग दिस, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.637 ऑफ आई नोट, मीन्स जो आई एवरेज की वैल्यू होगी, एवरेज करंट इन अ सर्किट ओवर अ टाइम t/2 इज 0.67 टाइम्स ऑफ आई नोट, मीन्स मैक्सिमम से तो कम ही होगा, क्यों, 0 समथिंग है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू की वहां से परसेंटेज निकल जाएगी, क्लियर। तो ये आपका टॉपिक था एवरेज और मीन करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज और मीन अल्टरनेटिंग करंट। किया कुछ नहीं, हमने आई नोट लेके चले 2 चार्ज निकाले, वहां से इसको हम प्रोसीड किया था। तो ये आपका टॉपिक, इसके हम देखते हैं। अब आगे देखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। अब ये एवरेज थी, अब लिखेंगे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। नेक्स्ट आपका है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। अब आरएमएस वैल्यू क्या है, तो आरएमएस वैल्यू जो डिफाइन करेंगे, जैसे हमने एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया था या जो अपनी मीन वैल्यू को डिफाइन, हम उसकी तरह इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज डिफाइंड एज
द हीट प्रोड्यूस बाय स्टेडी करंट इन अ सर्किट, द हीट प्रोड्यूस बाय स्टेडी करंट in a circuit in a certain interval of time as it is produced by AC in the same circuit in a interval of time period t. मीन्स ये आपकी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस की बात कर रहा है कि स्टेडी करंट किसी भी सर्किट में जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में, ये उतनी हीट होगी जितनी कोई एसी करंट प्रोड्यूस करेगा उसी सर्किट में, लेकिन अ टाइम पीरियड ऑफ टी। जैसे वहां पे जितना चार्जेस एक स्टेडी करंट ने सेंड किए थे उतने ही चार्ज एसी करंट ने सेंड किए, लेकिन टाइम क्या था t/2। अब यहाँ पे क्या हीट प्रोड्यूस बाय अ स्टेडी करंट इन अ सर्किट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज द सेम अमाउंट ऑफ, और वी कैन से दैट जितनी कौन प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेट करंट करेगा, लेकिन कितने में, इन पीरियड ऑफ टी। तो अगर इसको हम प्रॉपरली देखते हैं क्या डिफाइन किया उन्होंने, दैट इट इज डिफाइंड एज दैट द स्टेडी करंट विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, द स्टेडी करंट प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज प्रोड्यूस बाय अ एसी करंट इन द सेम सर्किट इन अ पीरियड ऑफ टी। मीन्स जितनी हीट किसी स्टेडी करंट ने किसी सर्किट में किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रोड्यूस की है, उतनी हीट आपका अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कितने इंटरवल ऑफ टाइम या कितने टाइम पीरियड में, इन अ पीरियड ऑफ टी। जैसे वहां पे t/2 था, अब यहाँ पे हीट की बात है, तो हम हीट का फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसके अंदर हीट हमने जो थर्ड चैप्टर में हीट का लिया था H, तो H अपना था I² RT जो हमने जॉउल लॉ ऑफ हीटिंग से किया था। तो अब हम हीट निकालेंगे। क्लियर, एक हम I = I0 sin ओमेगा t को यूज करके हीट की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक हम डायरेक्ट हीट लेंगे। क्लियर, दोनों को कंपेयर करेंगे और वहां से हम RMS वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिप्रेजेंट बाय IRMS। क्लियर, ये हमने लिखनी है IRMS, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से वही दो लाइनें लिखनी है यहाँ पे कि कोई भी अल्टरनेट करंट I है विच इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t flowing through a circuit whose resistance is R in a interval of time dt। कि कोई करंट क्या I जिसकी वैल्यू क्या है I0 sin ओमेगा t flowing through a circuit whose resistance is R for a interval of time dt। तो अब यहां से हमने निकालनी है हीट प्रोड्यूस। तो वी ऑल नो दैट H जो आपका था वो था I² RT। क्लियर, ये था, लेकिन ये टाइम dt है, तो यहां पे आ जाएगा DH is equal to I² R into में dt। So now we will put the value of I² from this equation। So your DH comes out to be, or simply that is equal to I0 sin ओमेगा t whole square into R into में dt। Clear, and DH became I0² R sin square omega t into में dt। So if we want to find the heat for an interval कितना 0 से t, क्लियर, किसी पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। अब याद रखना है एवरेज में t/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और आपका RMS में 0 से t, क्योंकि उन्होंने बोला है इतनी हीट प्रोड्यूस हो जितने टाइम में 0 से t, मतलब t पीरियड ऑफ टाइम आपका है। अब यहां से जो अपना DH निकलेगा, दैट DH कम्स आउट टू बी I0² R। ये बाहर आ गया 0 से लेकर t तक, यहाँ पे आ गया sin² ओमेगा t इंटू में dt। अब प्रॉब्लम बेटा ये है कि हम स्केयर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, इस स्केयर वाले फंक्शन को हमने सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है, और सिंपलर फॉर्म में इसको चेंज करना चाहते हो तो sin² थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos 2θ डिवाइड बाय 2। मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी है कि sin² थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos 2θ डिवाइड बाय 2। क्लियर, इसको हम चेंज करेंगे। तो जब हमने इसको चेंज किया तो ये आपका जो बन गया, यहाँ पे आ जाएगा I0² R एज इट इज आ गया 0 से लेकर t तक, इन प्लेस ऑफ sin² ओमेगा t। अब ये ओमेगा यहाँ पे थीटा काम करेगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 - cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2।
क्लियर। और इस सारे के साथ आपका जो है dt, तो मैंने यहां से 2 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे 2 नीचे आ गया, यहां से हो गया खत्म ये। अब पहले ये एक फंक्शन था, अब 2 फंक्शन बन गए आपके यहां से। तो अब ये 2 फंक्शन अगर बन चुके हैं तो अब इन 2 फंक्शन को हमने अलग अलग करना है, और अलग अलग जब इनको करेंगे तो यहाँ पे आपका आई नोट स्केयर आर बाई 2 एज इट इज होगा। इसको हमने अलग कर लिया 0 से लेके t, क्लियर। ये dt अंदर आ गया तो यहाँ पे आ गया dt माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 से लेके t, और यहाँ पे आपका आ गया cos 2 ओमेगा t इंटू में dt, क्लियर। तो अब हमने इन दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है, इसकी अलग करेंगे, इसकी अलग करेंगे, क्लियर। तो इसका तो कुछ है नहीं, इसका तो बन जाएगी t। अब cos की बनेगी साइन, cos की क्या बनेगी साइन ओमेगा t, फिर इसकी आ जाएगी आपकी 2 ओमेगा। इसको मैं आगे लिख के बताता हूं कि क्या होगा इन दोनों की इंटीग्रेशन को। तो इसकी इंटीग्रेशन मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं, उसके फिर देखिए जो 0 टू t cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये cos की बनेगी पूरी साइन 2 ओमेगा t, फिर इस पूरे का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा नीचे, तो t का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा, और वैल्यू कहां से 0 से लेके t तक, क्लियर। तो 1/2 ओमेगा मैंने बाहर लिख लिया। अब मैंने एक बार 0 पुट करना, एक बार t पुट करना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन 2 ओमेगा इंटू यहाँ पे आ गया t, किसकी जगह इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ गया, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा साइन 0, क्लियर। जब इसको मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इंटू 2 पाई बाई टी, तो ये t के साथ t कैंसिल हो गया आपका, क्लियर। तो ओमेगा यहाँ 2 पाई रख दिया तो t के जगह तो ये बन गया आपका साइन 4 पाई माइनस साइन 0। तो जब साइन 4 पाई की हम बात करते हैं, साइन 4 पाई, जो साइन 2 पाई होता है आपका वो 360 होता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा यहां से, ये लिख दिया मैंने 2 पाई प्लस 2 पाई, तो ये आपका फिर से साइन 2 पाई आ जाएगा, क्लियर क्लियर। अब साइन 2 पाई के अंदर अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, साइन 2 पाई प्लस 0, तो ये बन जाएगा आपका साइन 0। तो ये भी साइन 0 है, ये भी साइन 0। इसका मतलब सिंपल से अगर आपको बात कहें कि जो आपका ये साइन 4 पाई बना है ये होता है 0 के इक्वल। साइन 4 पाई मतलब 0 से चले थे हम, 2 राउंड लगा दिए तो वहीं पे आ गए, और 360 पे जाके आपका जो एंगल है वो वही रहता है, मतलब जो वैल्यू 90 और 270 पे चेंज होती है, ठीक है। जो मैथ्स वाले हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन कर लिया उनको कोई प्रॉब्लम, बायोलॉजी वालों ने सिर्फ याद रखना है कि जो साइन की 4 पाई वैल्यू है वो 0 होगी, तो 0 0 0, इसका मतलब ये जो पूरी इंटीग्रेशन हमने की है ये आपकी बन गई 0। तो बायोलॉजी वाले याद रखेंगे, अगर 0 से लेकर t तक हम cos ओमेगा t की इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगी 0। तो अपने पास बचा क्या, तो जो अपने पास यहाँ पे बचा है वो आपका रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हीट थी, तो हीट किसके इक्वल आ गई, दैट इज आई नॉट स्क्वायर r डिवाइड बाय 2। फिर जब इसकी इंटीग्रेशन की यहाँ पे आ गया t का एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल T माइनस 0, तो 0 की वैल्यू छोड़ दी, तो ये आपकी आ गई हीट की वैल्यू। तो ये आपकी हीट है जो हमने आई नोट साइन ओमेगा टी यूज करके किया था। अब एक और हीट जो होती है वो आपकी होती है हीट इज इक्वल टू RMS, अगर हम निकालना चाहते हैं तो दैट इज IRMS का स्क्वायर RT। मींस अगर हम कहते हैं कि सर्किट में IRMS करंट फ्लो कर रहा है कितने टाइम के लिए, T के लिए, उसका रेजिस्टेंस कितना है R है, तो जो हीट प्रोड्यूस किसके इक्वल होगी IRMS का स्क्वायर RT, क्लियर। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं द हीट प्रोड्यूस, यहाँ पे लेट IRMS विद द वैल्यू ऑफ AC करंट व्हिच फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। अब वहां पे करंट क्या लेके चले थे हम, वहां पे लेके कि I इज करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, तो वहां से हीट निकाल ली। अब हमने कोई स्टेडी करंट पहले अब यहाँ से हमने कौन सा करंट फ्लो करा है IRMS, वहां पे पहले I लेके चले थे, क्लियर, और फिर हमने I एवरेज करंट फ्लो करवाया। मींस दोनों बार, एक बार हमने I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा से चार्ज निकाले थे, फिर हमने I एवरेज से चार्ज निकाले। अब हमने I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा से हीट निकाल ली, और फिर हमने IRMS से हीट निकाली। तो ये वैल्यू किसकी है, हीट प्रोड्यूस बाय IRMS करंट इन अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट फॉर टाइम t। तो नाउ वी विल कंपेयर बोथ दिस वैल्यू। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो आपका ये P से T कैंसिल होगा,
इस आपके आर के साथ आपका जो, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो आपके ये टी के साथ टी कैंसिल हो गया, आर के साथ आपका आर कैंसिल हो गया। तो जब इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बचा अपना आई आर एम एस का स्केयर इज इक्वल टू आई नोट डिवाइड बाय 2 इसका स्केयर। तो जब ये स्केयर उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट। तो जो आई आर एम एस हो गया आपका, वो आपका आ गया आई नोट डिवाइड बाय अंडर रूट 2। क्लियर। और अब आई आर एम एस में अगर हम अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 0.70 टाइम ऑफ आई नोट। तो दिस इज द आई आर एम एस वैल्यू। सिमिलरली हमने वोल्टेज का भी करना है। वोल्टेज के लिए हम पोटेंशियल के लिए हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका आई आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट ऑफ एसी। करना कुछ नहीं है, चार्ज निकालने हैं। आई इज इक्वल टू आई नोट, जो हमने करंट सप्लाई किया है, जिसको हमने एसी करंट कहा था। फिर हमने एवरेज करंट के लिए भी चार्ज निकाले। हमने बोला है क्या कि जितना कोई स्टेडी करंट किसी सर्किट में चार्ज प्रोड्यूस करेगा उतने ही कौन प्रोड्यूस करेगा, एसी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन टाइम इंटरवल t/2 मीन्स दोनों के हमने कंपेयर करने हैं। इसको नेक्स्ट डायग्राम आपका फेसर डायग्राम, उसको देखते हैं कि फेसर डायग्राम आपका क्या बता रहा है। व्हाट इज फेसर? बेटा जो फेसर है दैट इज रोटेटिंग वेक्टर। फेसर आपका क्या है? रोटेटिंग वेक्टर हुज वैल्यू वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम। अब ये है कि इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये आपका V है, क्लियर, ये आपका दैट इज V नोट, क्लियर, ये आपका V नोट है पोटेंशियल। तो हमने इसका फेसर समझाना है क्या है। अगर ये इसके साथ एंगल बनाता है ओमेगा, इसके साथ एंगल बनाता है थीटा, क्लियर, इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर, इट रोटेट विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, क्लियर, फॉर एनी टाइम t, क्लियर। तो व्हाट इज फेसर? फेसर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। फेसर आपका क्या है? रोटेटिंग वेक्टर है हुज वैल्यू वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम, जिसकी वैल्यू साइनोसॉइडली वेरी करेगी टाइम के साथ, क्लियर। अगर ये ओमेगा से है, टाइम t के है, तो थीटा आप आराम से निकाल सकते हो, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा आपका होता है, क्लियर, दैट इज थीटा बाई टी। तो दिस थीटा कम्स आउट टू बी ओमेगा टी। तो ये आपका आ गया ओमेगा टी, ये एंगल। तो अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूं तो जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा आपका वी नोट साइन ओमेगा टी, ये कंपोनेंट, क्लियर। तो ये रोटेटिंग वेक्टर है, कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट इज फेसर डायग्राम? और फेसर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है विच वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम, इट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ये कोई V था, क्लियर, ये V था, V मीन्स पोटेंशियल थी कोई ये आपकी, क्लियर। यहाँ पे हम अगर इसको लिखते हैं तो क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी जो V है, V नोट साइन ओमेगा टी है, अगर हमने अप्लाई किया है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो जो ये कंपोनेंट बनेगा ये आपका बनेगा V नोट साइन ओमेगा टी। तो जो V की वैल्यू है, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो ये आपका है फेसर डायग्राम, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी आपने सिर्फ याद रखना है व्हाट इज फेसर। फेसर इज अ रोटेटिंग वेक्टर विच वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम। कि एक रोटेटिंग वेक्टर है जो टाइम के साथ साइनोसॉइडली क्या करता है? वेरी करता है आपका, क्लियर। तो अब इसको अब हमने समझना है आगे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो क्वांटिटी लेंगे, उनकी हम वेरिएशन देखेंगे टाइम के साथ, वो एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखना है क्या? अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। कि अब यहाँ पे आपका इसी फेसर से लेके चलेंगे हम कि किसी भी रजिस्टर को हमने अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो भाई यहाँ पे एक डायग्राम आएगा, तो ये आपका कोई रजिस्टर है, यहाँ पे हमने इसको अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाई कर दी जिसकी वैल्यू V है, और V आपका V नोट साइन ओमेगा टी है,
तो भाई हमने v अप्लाई किया v नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम देखेंगे कि इस v के लिए करंट क्या होगा सर्किट में। तो हमने इस v और I के लिए फेसर डायग्राम को प्लॉट करना है, ठीक है। तो वी विल प्लॉट द फेसर डायग्राम एंड वी विल फाइंड द एवरेज पावर फॉर द सर्किट फॉर दिस। तो हमें पता है कि जो v हमने अप्लाई किया वो है v नॉट साइन ओमेगा टी। तो I हम यहां से निकालते हैं, I जो आपका होता है वो होता है v बाई आर। तो v की वैल्यू क्या है v नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। तो ये जो v नॉट बाई आर मतलब मैक्सिमम वोल्टेज के लिए जो आपका रजिस्टेंस ऑफर होगा, तो इट विल बिकम I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हम इन दोनों के इस एंगल को कंपेयर करेंगे, ये भी ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी, मीन्स दैट आर इन द सेम फेज। ये किसमें है? सेम फेज में है। अब इनके लिए हमने क्या प्लॉट करना है? फेसर डायग्राम प्लॉट करना है। चलो सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये करते हैं, देखो तो मैंने ले लिया कि ये आपका कोई भी वी नोट है, क्लियर। इसने जो एंगल बनाया है यहाँ पे बनाया है ओमेगा टी, क्लियर। और जो आपकी ये वैल्यू थी, ये आपकी थी वी नोट साइन ओमेगा टी। क्या था आपका? ये आपका था इतना यहाँ तक का वी नोट साइन ओमेगा टी। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों के केस में एंगल ओमेगा टी, इधर भी ओमेगा टी है, इसका मतलब जो आई होगा वो भी इसी आर्म के ऊपर होगा। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि जो v और i की वैल्यू क्या बराबर होंगी, v और i की वैल्यू बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जो i हमने निकाला है उसमें v की वैल्यू को r से डिवाइड करना, मतलब जो i होगा वो v से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने क्या ले लिया कि दिस वैल्यू है जो आपकी ये i नोट है, तो जो ये होगा आपका ये बन जाएगा दैट इज i नोट साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया v और I का फेस डायग्राम। अब इसको समझना कैसे है? एक और डायग्राम इसका बनाते हैं यहाँ से पूरे टाइम के साथ। तो भाई अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, मीन जो आपका v था वो था v नोट साइन ओमेगा टी। अब मैं जो टाइम है t इसको पुट करता जा रहा हूँ कि जब आपका t जीरो है, जब ये t जीरो है तो साइन जीरो क्या होगा? जीरो। तो ये आपका पॉइंट आ गया। पहले मैं v के लिए प्लॉट करता, फिर मैंने पुट किया कि टाइम आपका है t/4। जब t/4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा साइन इंटू में 2π/t इंटू में t/4। तो ये t से t कैंसिल होगा, 2 यहाँ पे आ गया साइन π/2, साइन π/2 में साइन 90। तो जब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे ये पूरा क्या बन गया? 1 बन गया। ये आपका आ जाएगा यहाँ से v इज इक्वल टू वी नॉट साइन π/2। तो अगर ये साइन π/2 1, तो v की वैल्यू होगी v नॉट। तो मैं कह देता हूं कि जो ये पॉइंट है ये आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की आपकी v नॉट है, और जो ये नीचे की वैल्यू है ये यहाँ पे मैक्सिमम आपकी है माइनस के v नॉट। तो ये जीरो था, तो मैंने मान लिया कि जो ये आपका टाइम है ये t/4 है। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो बड़ा कितना, यहाँ तक जाते जाते मैक्सिमम हो गई ऐसे, क्लियर। ये v नॉट था। अब t/4 पे आ गया। अब मैंने पुट कर दिया t/2, जो t है वो आपका है t/2। तो जब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा t/2, ये t से t कैंसिल होगा, ये 2 से 2, तो ये आ गया साइन पाई। साइन पाई साइन 180, साइन 180 मतलब साइन जीरो। तो जहाँ पे आपका अगर यहाँ पे आपका क्या t/2 है, तो यहाँ पे आके आपकी जो ये वैल्यू है ये जीरो होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या पुट किया, हमने पुट कर दिया t को 3t/4। तो जब साइन 2π/t इंटू में 3t/4 हमने पुट किया, ये t के साथ t कैंसिल हो गया, क्लियर। ये 2 के साथ यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3π/2। तो 3π मतलब /2। तो जब इसको हम निकालेंगे तो ये आपका बनेगा 270। तो 270 जब निकालते हैं तो वहाँ पे जो आपका साइन होता है वो होता है -1। तो जो v की वैल्यू होगी दैट इज -v नॉट। तो अगर यहाँ पे आपका टाइम कितना है 3t/4 है, तो ये आपकी वो मैक्सिमम वैल्यू थी। तो यहाँ पे आके आपकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन किसमें? नेगेटिवली। तो जब हम यहाँ पे t इक्वल टू कैपिटल T पुट करेंगे
तब आपका वहां पे फिर से कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या करा 2π/t इंटू में t, तो t तो यहाँ पे आ गया 2π मतलब क्लियर। यहाँ पे देख लेते हैं ω/t पुट कर दिया तो फिर से 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आपका आ गया t। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब यही अगर हम किसके लिए प्लॉट करते हैं, करंट के लिए, तो करंट के अंदर ये साइन तो वही है, वैरी वही रहेगी, लेकिन हम अब v की वैल्यू मैक्स जो v यहाँ पे आएगा उसके नीचे r है, इसका मतलब वैल्यू छोटी होगी। तो अगर मैं अब यहाँ से i के लिए प्लॉट करता हूँ तो वो थोड़ा ऐसा आएगा, क्लियर। तो जो ये है ये आपका है v के लिए विच इज v0 sin ω t, और जो आपका ये है i के लिए, दिस इज I0 sin ω t। तो हमने यहाँ से देखा कि रजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, और ये हमने डायग्राम प्लॉट किया, ये फेसर डायग्राम प्लॉट किया है करंट और वोल्टेज के लिए कि हम कितनी वोल्टेज दे रहे हैं तो पर्टिकुलर करंट की क्या वैल्यू आती है। तो वो आपका था दिस इज अ फेसर डायग्राम और दिस इज अ साइनोसॉइडल डायग्राम जो हमने बनाया है किसके लिए, किसी भी रजिस्टर के लिए। अब हमने यहाँ पे पावर निकालनी है, इसके लिए रजिस्टर के लिए कितनी पावर, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होगी, टोटल पावर डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अब हम जब एवरेज पावर निकालेंगे देखते हैं उसके अंदर क्या आता है। क्लियर। तो भाई पहले हम निकालते हैं पावर। तो जो आपकी पावर होती है P विच इज इक्वल टू VI होती है भाई। तो हमारे पास V की वैल्यू भी है और I की वैल्यू है जो हमने फाइंड की है। तो हमने V तो जो था वो था आपका V0 sin ω t, और जो I आया था आपका वो भी आपका आया था I0 डिवाइड बाय R sin ω t। ये हमने वैल्यू निकाली। तो ये अब इसको इकट्ठा करेंगे तो V0 I0 डिवाइड बाय R यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर ω t। ठीक है। अब यहां से हमने निकाली है एवरेज पावर। तो जो P एवरेज होगी, जब ये निकाल लेंगे हम P एवरेज, तो P एवरेज हम निकाल लेंगे तो जो P एवरेज आपकी होगी वो होगी टोटल पावर डिवाइड बाय 2 किसी भी इंटरवल कितने के लिए, टाइम t के लिए। ठीक है। जब किसी टाइम t के लिए जिसको निकाल लेंगे तो जो P एवरेज आपकी होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t किसकी, P इंटू में dt डिवाइड बाय t। ये आपने याद रखनी है। मीन्स टोटल पावर फॉर अ इंटरवल ऑफ टाइम 0 टू t डिवाइड बाय t। ये आपने पॉइंट रखना है कि जो एवरेज पावर होगी टोटल पावर फॉर इंटरवल 0 टू टाइम 0 टू इंटरवल t उसकी इंटीग्रेशन डिवाइड बाय t। अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो 1/t तो आपने सीधा बाहर लिख लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट, इसको आपने नोट करना है। आपकी बुक में थोड़ा उलझा के लिखा हुआ है। तो आपने एवरेज पावर हमेशा क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल पावर फॉर अ इंटरवल ऑफ 0 टू t डिवाइड बाय टोटल टाइम t। क्लियर। बुक में लिखा भी होगा शायद, आप देख सकते हो यहाँ पे। इन्होंने लिखा नहीं एवरेज पावर है, उन्होंने लिख दिया एवरेज पावर लिख रहे हैं जो इन्होंने कोई क्लियर नहीं लिखा हुआ थोड़ा, लेकिन आपने रखना है कि जो एवरेज पावर होगी वो आपकी होगी इंटीग्रेशन ऑफ पावर 0 t डिवाइड t। तो अब p की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो ये 0 से लेकर t तक है। p की वैल्यू आपकी है V0 I0 डिवाइड बाय R, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ω t, और साथ में आ गया dt। ये सारे तो कौन स्क्वायर वाले का फिर इंटीग्रेशन होती है तो फिर इसको लिखेंगे 1 - cos ω t। जिन्होंने पहले समझाया वो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/t आ गया, V0 I0 डिवाइड बाय R बाहर आ गए। साइन को चेंज कर लिया अपन 1 - cos 2 ω t डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर तक है t तक, और साथ में आपका क्या है dt है। इनको अलग अलग कर लिया हमने। जब इनको अलग अलग करेंगे तो 1/t V0 I0 डिवाइड बाय R 0 से लेकर t तक किसकी 1 इंटू में dt माइनस 0 से लेकर t तक, ये 2 भी आपका उठ के बाहर आ गया इनके साथ, और यहाँ पे आ गया cos 2 ω t। क्लियर। इंटू में dt। अभी हम cos ω t भी बता के आए थे, इसकी सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बचा ये, इसकी करेंगे तो क्या आएगा, t आ जाएगा आपका। तो जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ से आपका आ जाएगा 1/t है ही है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका V0 I0 डिवाइड बाय R
2 आपका पीछे से इसकी करेंगे तो इसकी बनेगी टी, टी के ऊपर एक बार अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से कैपिटल टी माइनस जीरो, पी जीरो को छोड़ दिया, ये आ गया, ये टी के साथ टी कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू आ गई वी नोट आई नोट डिवाइड बाई 2r, तो दिस इज द एवरेज पावर। ठीक है, अब इस एवरेज पावर को हमने लिखना है कि ये वैल्यू क्या होगी आपकी एवरेज पावर की। ठीक है, तो इस एवरेज पावर को हमने निकालना है पी एवरेज। क्लियर, तो यहां से आपका आ गया वी नोट बाई आई नोट डिवाइड बाई 2r। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, देखते हैं क्या एक पॉइंट और है बेटा कि अगर हम I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं तब तो हमें ये R नहीं लिखना बेटा। क्लियर, लेकिन अगर हम इसको V की फॉर्म में लिखना है तब यहाँ पे लिख सकते हैं वी नोट बाई आर। क्लियर, तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा पॉइंट था, हमने यहाँ पे आई नोट बाई आर लिख दिया था, तो आई की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन अगर हम इस आई को वी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब आप लिख सकते हैं यहाँ पे वी नोट बाई आर। तो आपका जो ये आर है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आई और वी सीधी वैल्यू पुट कर दी उनकी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो यहाँ पे आएगा बेटा वी, वही बात है, अगर मैं आई नॉट क्या लिख दूं फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट इज वी नॉट बाय आर, वी इज इक्वल टू आई आर, देन आई हो जाएगा वी नॉट बाय आर, तो वहां से आपका वी नॉट स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, पावर तो वो भी बन जाएगी आपकी। लेकिन याद रखना है कि जो हमने यहाँ पे इसके नीचे लिखा था आर, वो तब लिखेंगे अगर हम इस साइन वाली टर्म को कोस में, सॉरी साइन आई वाले टर्म को वी में लिखना चाहते हैं, तो आपका ये आर यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहता हूँ वी नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2 आई नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2, इस 2 को तोड़ दिया अंडर रूट 2, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है वी आर एम एस और ये आपका है आई आर एम एस। मीन्स जब भी कभी किसी मैक्सिमम वैल्यू को हम अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पर्टिकुलर के लिए वी आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको सीधा, तो ये वी नोट और जो आई नोट है ये आपका बन जाएगा पी नोट। पी नोट मीन्स मैक्सिमम पावर। क्लियर, तो यहाँ से जो आपकी एवरेज पावर होगी पी एवरेज, दैट इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। यहाँ पे अब याद रखना है कि रजिस्टर के लिए जो एवरेज पावर होगी वो मैक्सिमम पावर का हाफ होगी। बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है, इसको आई स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ से बेटा इस वी को खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई नोट आर लिख दिया मैंने, इसको वी की वैल्यू पुट कर दी आई नोट आर, तो ये बन जाएगा आपका आई नोट स्क्वायर आर। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे चल रहा है 2 चल ही रहा है आपका, तो ये फिर से क्या बन जाएगा आपका आई नोट स्क्वायर बाय आर। क्लियर, नीचे 2 है आपका, तो ये सीधा आपका बन जाएगा आई आर एम एस। क्यों, हमने जब लिखा था ना आई स्क्वायर आर एम एस, वो आपका था आई नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 था, तो यहाँ पे आई नोट स्क्वायर बाय 2 है ये, तो ये आपका बात वही है, दोनों में लिख सकते हो, अलग लिखना है तो वो भी चल जाएगा। तो ये था आपका जब हमने किसी भी रजिस्टर को क्या अप्लाई किया वोल्टेज दी, तो उसमें करंट क्या आया। ठीक है, इसके आगे एक टॉपिक और करते हैं छोटा सा, कि जब हम किसी रजिस्टर के बाद आपका आता है इंडक्टर है शायद, सॉरी रजिस्टर के बाद आपका इंडक्टर ही है, कि जब किसी इंडक्टर को हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, रजिस्टर है इंडक्टर है, इंडक्टर के बाद आपका फिर एक कैपेसिटर भी आएगा। क्लियर, तो वो हमने देखना है, यहाँ से इंडक्टर वाला देखते हैं, उसके बाद देखें कैपेसिटर का। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर। इसकी पावर का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको पूरा कर लेते हैं पहले कि बेटा ये कोई आपका इंडक्टर है, इसको हमने वोल्टेज अप्लाई कर दी वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, तो हमने इसके लिए वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई की है, तो हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके अंदर वी और आई की जो वैल्यू है उनमें क्या क्या चेंजेस है, एक दूसरे कितना डिफरेंस है वो। तो आपको पता है जैसे किसी इंडक्टर की सर्किट जोड़ते हैं, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, यहाँ पे भी एक ईएमएफ डेवलप होगी, ये ईएमएफ और वो ईएमएफ एक दूसरे के अपोजिट होगी।
तो यहाँ पे जो आपकी V आएगा या जो EMF होगी वो होगी -LdI/dt। हम पीछे लिख के आए हैं ये आपकी, यहाँ पे जो V डिवेलप होगा, पोटेंशियल डिवेलप होगा कौन सा, ये जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो इस पे फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पे इंड्यूस EMF होती है, तो वो वैल्यू भी -L/dI/dt। फिर हमने बोला था ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका मतलब जो V है दैट इज ऑफ -V। तो जो V की वैल्यू थी वो थी V0 sin ओमेगा t, और इसके अंदर जो EMF डिवेलप हुई है उसको हमने V से लिखा, उसकी वैल्यू है -L/dI/dt। क्लियर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई V0 sin ओमेगा t इज इक्वल टू L/dI/dt। अब करना क्या हमने बेटा, ये हमने वोल्टेज अप्लाई की थी, हमने इसमें करंट निकालना है क्या होगा, तो करंट तो ये रहा, देखो भाई इसको हमने रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका DI इज इक्वल टू V0 बाई L इंटू में साइन ओमेगा t इंटू में dt। ये बन गया अपना, तो हमें DI चाहिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो ये DI का तो I बन गया, तो V0 बाई L आपके बाहर आ गए, इंटीग्रेशन किसकी, साइन ओमेगा t की इंटू में dt, कितने इंटरवल के लिए, पूरा इंटरवल ऑफ किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने बोल दिया, इंटरवल लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो साइन का बन जाएगा माइनस कोस, तो ये आपकी बन गई यहाँ से V0 बाई L माइनस कोस ओमेगा t। फिर इस ओमेगा t की क्या बन जाएगी, ओमेगा। क्लियर, इस ओमेगा को हमने इधर लिख लिया, तो ये बन गया आपका V0 डिवाइड बाई, माइनस का साइन अगर हम आगे लेने तो आगे लो, अंदर एडजस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं इसको, चलो अभी, तो ये आपका आ गया L ओमेगा, क्लियर, इंटू में माइनस कोस ओमेगा t। अब जो V हमने अप्लाई किया था वो था V साइन ओमेगा t। इन्हीं भी दो फंक्शन हम तब भी कंपेयर कर सकते हैं अगर ये दोनों साइन में हो या दोनों कोस में हो। अब इस कोस वाले को हमने साइन में चेंज करना है, तो इस माइनस कोस ओमेगा t को मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। ये जो आपका माइनस कोस ओमेगा t है उसको हम साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा V0, वही है बेटा कोस, आपने पढ़ा था पहले क्लास 10th में पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसको होता है, कोस थीटा के। क्लियर, साइन 90 माइनस थीटा, इसके माइनस के कोस थीटा के, ये वहीं से आपके आइडेंटिटी बनी है। हमने मैथ वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्होंने किया हुआ है पहले। बायोलॉजी वाले याद रखें, सिर्फ इस माइनस कोस ओमेगा टी को हमने ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 साइन का, तो यहाँ पे आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया, ठीक है, और ये इसके साथ ओमेगा आपका चल रहा है। क्लियर, अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, वो आप लोगों ने समझना है क्या है। अब ये जो एल ओमेगा है, क्या आपका यहाँ पे एल ओमेगा, इसको मैंने लिख दिया एक्स एल। अब ये एल ओमेगा क्या है, तो एक्स एल आपका क्या है, एक्स एल इज दी रेजिस्टेंस ऑफर बाय एन इंडक्टर। क्लियर, तो एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, और एक्सएल यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ इंडक्टर विच इज नोन एज रिएक्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस कहेंगे। क्लियर, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव, तो ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है आपका, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर, एक्सएल एक्चुअल में रेजिस्टेंस है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो जो आई था दैट इज आई नॉट डिवाइड बाय एक्सएल इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर, तो ये आपका क्या बन गया, दैट इज आई नॉट बाई, दिस इज वी है यहाँ पे, वी नॉट बाई आर, तो ये बन गया आई, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये आपकी आ गई आई की वैल्यू, और ये थी आपकी वी की वैल्यू। अब हमने आई और वी को कंपेयर करना है और इनके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इनके लिए पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले वी का तो सिंपल ही होगा, ये होगा, देखो। क्लियर, तो ये मैंने कह दिया कि दिस इज वी नॉट, दिस एंगल इज ओमेगा। क्लियर,
अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि जो आपका आई है वो था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और ये था साइन ओमेगा टी। इसका मतलब अगर इन दोनों के फेज डिफरेंस निकालें तो पाई बाई टू पीछे, मतलब ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे है आपका। कितना पीछे है वो आपका? पाई बाई टू। क्लियर? तो अगर मैं इसके लिए फेसर डायग्राम बनाता हूँ तो वो आपका आएगा पाई बाई टू पीछे, मतलब अगर ये ओमेगा टी है इससे पाई बाई टू पीछे तो ये आपका होगा यहाँ पे दिस इज आई नोट। क्योंकि ये जो एंगल है आपका कितना है? 90 डिग्री है। क्या है आपका? चलते हैं हम इसमें चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो होगा आगे, एंटी क्लॉक चल रहे हैं फेसर में, तो क्लॉकवाइज में होगा पीछे। तो ये आपका कितना पीछे है? पाई बाई टू पीछे था, क्योंकि यहाँ पे भी साइन ओमेगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका मतलब जो आपका करंट है वो पोटेंशियल से पाई बाई टू पीछे है। तो अगर आपका पोटेंशियल यहाँ पे है तो इससे पाई बाई टू पीछे, तो ये आ गया फेसर डायग्राम। तो ये जो वैल्यू होगी, क्लियर, और ये जो वैल्यू होगी आपका ये आ जाएगा फेसर डायग्राम फॉर अ किसके लिए? दैट इज फॉर इंडक्टर। किसके लिए आ गया आपका ये? इंडक्टर के लिए आपका हमने क्या ड्रॉ कर दिया? फेसर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं इन दोनों का अगर हम इन दोनों के लिए सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो क्या होगा? ठीक है, वो मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये तो था फेसर। क्लियर? अब जो हम आ जाते हैं फिर से दोनों की सेम वैल्यू के ऊपर। तो जो V था आपका वो था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? और जो आपका I आया था वो आपका है था V नॉट बाई एक्स एल ओमेगा इंटू में माइनस के कोस ओमेगा टी था। ये वैल्यू थी आपकी। अब हमने इन दोनों में पहले वैल्यू पुट करनी है जब टी कितना है? 0 है। साइन 0 0, कोस 0 1। ठीक है, तो आपका ये तो वैल्यू बनेगी 0, लेकिन जो आई की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी वी नॉट माइनस के एल ओमेगा। ठीक है, और ये वी नॉट बाई एल ओमेगा को मिल दिया माइनस के वी नॉट डिवाइड बाय एक्सएल, और ये जो एक्सएल है ये है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो ये बन जाएगा आपका माइनस के आई नॉट। तो मैं यहाँ पे डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। तो वो V तो आपका है 0, लेकिन जो आपका I है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, लेकिन इसकी माइनस की, तो हम कह देते हैं कि जो I आपका है ये यहाँ पे आपका माइनस के आई नॉट है। तो जब टाइम 0 था तो V यहाँ पे है और I यहाँ पे है। अब हमने टाइम को पुट कर दिया, जब T आपका है T/4, तो T/4 पे ये 90 बन जाएगा। क्लियर? ये भी 90, तो कोस 90 हो जाएगा 0 और साइन 90 हो जाएगा 1। तो हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहुँच गए। क्लियर? और ये वाली वैल्यू आपकी ये आ गई 0 यहाँ पे। तो ये तो आपका आ गया टाइम था जब T/4। तो T/4 पे आपका जो V है वो मैक्सिमम हो गया, लेकिन जो करंट है वो आपका 0 हो गया। जब हमने पुट किया कितना? जब T को पुट किया 3T/4 सॉरी T/2, जब T/2 पुट करेंगे, क्लियर, तब आपका जो I है T/2 फिर से 90 आएगा। ये आपका साइन बन जाएगा 270। तो साइन 270 होगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी कोस वाला आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा? ये 0 हो जाएगा आपका। तो इसके बाद जब हम यहाँ पे आगे मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज T/2, तो जो आपकी V है यहाँ पे आके 0 होगी, लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर, क्लियर, इसी पॉइंट के ऊपर जो आपका I होगा उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन V हमेशा I से कम रहेगा, क्योंकि I की वैल्यू में हम V की वैल्यू को L ओमेगा से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन इस कहने की बात बेटा ये है कि ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट चलेंगे। जहाँ पे वो 0 है वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है तो वो 0 है। तो हम T/2 तो अब 3T/4 पे चलेंगे, आगे 3T/4। अब सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे क्या था? 0 था, तो यहाँ पे आके आपका ये हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन ये आपका हो जाएगा 0। फिर T पे जाके ये आपका क्या हो गया? 0, और ये आपका हो गया यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये हमने इनके डायग्राम प्लॉट कर दिए। ये आपका है
ये आपका आई था मान लो, और ये टी था इधर वाली साइड। तो ये आप लोगों ने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके ये वी और आई दोनों है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टाइम। फेसर डायग्राम बहुत आसान है, दोबारा बता देता हूँ क्या है। तो अगर ये v यहाँ पे था, v नॉट यहाँ पे है, अब जब हमने i निकाला तो i में जब इसको पुट किया तो हमारा आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ये भी साइन ओमेगा टी, लेकिन इन दोनों की तरह है पाई बाई टू। पाई बाई टू पीछे, पीछे मतलब माइनस, तो अगर ये यहाँ पे है तो इससे पाई बाई टू पीछे कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये था फेसर डायग्राम और ये था इसका साइनोसॉइडल जो हम डायग्राम बनाते हैं। ये आप लोगों ने दोनों समझने हैं अच्छे से। अब यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सेल की बात कर लेता हूँ। एक्सेल जो हमने निकाला है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल आपका क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस थी, क्लियर, विच इज इक्वल टू ओमेगा एल था। एक्सेल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा एल है, ठीक है। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी इंटू एल, तो 2 पाई न्यू इंटू एल। तो ये आ गया आपका एक्सेल। अब एक्सेल की 2-4 बातें करेंगे, उसके बाद आपको ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। अब हमने एक बात करनी है एसी और डीसी के लिए। जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, डीसी की, होती है 0। तो जो एक्सेल क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो एक्सेल 0। इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टर है वो डीसी को कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, मीन्स नो रेजिस्टेंस इज ऑफर बाय अ इंडक्टर टू अ डीसी। लेकिन जो एसी है उसकी कुछ फाइनाइट फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करते हैं 50 हर्ट्ज, मान लो हम यूज कर रहे हैं, हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, क्लियर। तो जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम यहाँ वैल्यू पर, तो एक्सेल की कुछ ना कुछ क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि एसी के लिए आपका जो इंडक्टर है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन डीसी के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, ठीक है। तो आपका ये हमने टॉपिक किया था, क्लियर। तो अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं क्या कि जो डीसी है और जो एसी है उसके लिए क्या होगा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्स एल और जो फ्रीक्वेंसी है एसी के केस में वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे आपके क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो उनका ग्राफ आएगा वो आपका आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन डीसी की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, इसका मतलब कि जो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो डीसी को वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो ये आपका टॉपिक है, इसकी पावर रहती है। इसके बाद कैपेसिटर करना है, क्लियर। इसके 2 टॉपिक आप कर चुके हैं, जब नेक्स्ट आएंगे उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही था। सभी ने वीडियो देखनी है, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद एट द एंड आप लोगों ने अपना नेम कमेंट करना है, ठीक है, ओके।